जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए। बढ़िया। तो शुरू करें आज का बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बताइए, लाइव हैं सभी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई। जय हिंद। रेडी हैं आप सभी आज के टॉपिक के लिए? बहुत ही शानदार टॉपिक है आज का। ठीक है, सेशन को आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छे। आ जाइए। तो जो है बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है आज। ठीक है, और इस क्लास में जो है हम पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ख़त्म करेंगे। एक एक क्लास के थ्रू जो है हम इसके सभी के सभी कंसेप्ट को जानेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म करने के बाद फिर जो हो गया सिंप्लीफिकेशन और सर्ट्स एंड इंडिसेस, उनको भी हम खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, उन्हीं बातों को थोड़ा आगे तक पहुंचाना है मुझे। जो बातें आप नहीं जानते हैं वो बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और हर वो छोटी बात को आप यहाँ पर सीखेंगे। देखो होता क्या है, जैसे अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति की, तो निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है? जैसे बचपन में आपने एक वर्ड सुना होगा, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, आपने एक्स एक्सिस सुना होगा, वाई एक्सिस सुना होगा। तो होता यही है यहाँ पर कि जैसे मानो अगर कोई भी चीज़ है, जैसे सर्कल है और सर्कल को मुझे ड्रॉ करना है, मान लीजिए ऐसे मुझे बनाना है। तो सर्कल क्या है? एक 2D फिगर है। 2D फिगर है तो उसको डिफाइन करने के लिए एक एक्स एक्सिस की आवश्यकता है, एक वाई एक्सिस की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो ऐसे प्लेन बनाते हैं। ये पहला वाला जो प्लेन होता है ये एक्स होता है, दूसरा वाला जो प्लेन होता है ये वाई प्लेन होता है। ठीक है, और ये दोनों प्लेन जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ओ फॉर ओरिजिन कहते हैं कि भैया ये ओरिजिन पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे यहाँ पर तो ये सभी की सभी चीजें जो हैं, एक बार मैं नए पेज में बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर जैसे मानिए मैंने कहा ना, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। सभी बातों को समझना होगा आपको अच्छे तरीके से। इस पॉइंट को हम कहते हैं पूरा का पूरा एक्स एक्सिस, और इस पॉइंट को, ये पूरी सीधी रेखा को, पूरे वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। हॉरिजेंटल लाइन जो होता है उसको एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस। इसमें भी बहुत बड़ा गेम है, जहां पर ये दोनों काटते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ओ पॉइंट, यानी ये हमारा हो गया ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब शून्य, एकदम बिल्कुल यहां से जीरो से मान लिया जाता है। एक्स में भी दो कहानियां होती हैं। अगर आप ओरिजिन से दाहिने साइड में जाते हैं तो ये प्लस एक्स एक्सिस होता है, और ओरिजिन से बाएं साइड में जाते हैं तो नेगेटिव में होता है। इसी तरीके से ओरिजिन से ऊपर जाते हैं तो प्लस वाई एक्सिस होता है, ओरिजिन से नीचे आते हैं तो क्या होता है? माइनस वाई एक्सिस होता है। ठीक है, उसके अलावा स्केल के कुछ डिविजन्स होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से करके अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए होते हैं। जैसे अगर मानिए मुझे बोलना है +1 सेंटीमीटर में जाओ, तो यहाँ पर ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इधर के सभी पॉइंट क्या होंगे? +1 में। और इधर से सभी पॉइंट कैसे शुरू होंगे? -1, -2, -3, -4। उसी तरीके से y में जाओगे तो 1 2 3 और 4, और x में जाओगे तो -1, -2, -3 और -4। इस तरीके से हमारे पॉइंट्स कार्टेशियन प्लेन में लिखे जाते हैं। x का दाहिना इस साइड, ठीक है, प्लस में वैल्यूज, माइनस वैल्यू पीछे हो गई, y का प्लस वैल्यू ऊपर और माइनस की वैल्यू नीचे हो गई। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिनको अभी हम देखते हैं। ठीक है, ठीक, एक बार मैं बैकग्राउंड लेकर आ जाऊं थोड़ा। डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। टीचिंग बैकग्राउंड, टीचिंग बैकग्राउंड में नहीं है। और भी कुछ बातें, डिसिप्लिन टूल, मैथ, मैथ में चाहिए अपने को ड्रॉ फंक्शन। ये रहा अपना पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन यहाँ पे। ठीक है, इस कार्टेशियन प्लेन को आप पूरा का पूरा अच्छे तरीके से समझिए।
ठीक है, उसको मैंने मिटा दिया है। ये कार्टेशियन प्लेन में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, तो एक्स एक्सिस का दिख गया, यहाँ पर ये पॉजिटिव एक्स है, यहाँ पर आपको दिख गया पॉजिटिव का वाई है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये नेगेटिव का एक्स है, और नीचे जो हो गया वो क्या हो गया, नेगेटिव का वाई हो गया। इस तरीके से सभी बिंदु ड्रॉ की जाती है, 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10 तक, ऊपर यहाँ 8 तक, ये सभी पॉजिटिव में है, यहाँ पर ये आपका नेगेटिव और यहाँ पर ये नेगेटिव। इस तरीके से यहाँ पर 4 कमरे भी बने हुए होते हैं। ये पहला कमरा हो गया, ये आपका दूसरा कमरा, ये आपका तीसरा कमरा, ये आपका चौथा कमरा। अब जैसे मानिए अगर पहले कमरे में कोई भी पॉइंट को देखिए, जैसे मानिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कोई भी पॉइंट है, तो उस पॉइंट का जब भी आप लोकेशन निर्धारित करेंगे, जैसे आप मान लीजिए कहीं पर होते हैं, तो आप कैसे बताते हैं कि भाई फलाने चौक के पास खड़ा हूं, फलाने मार्केट में खड़ा हूं। उसी तरीके से ये जो पॉइंट है ये अपने आप को कैसे बताएगा, तो ये बोलेगा कि देखो हम 5 के ऊपर हैं और 4 के बगल में हैं, यानी पहले x को लिखा जाता है, इस बात को समझिएगा। जब भी आप कोऑर्डिनेट में बात करते हैं किसी भी पॉइंट को लिखने की, जैसे मानो ये पॉइंट P है, तो अगर आपको P को लिखना है तो P के लिए पहले x का मान लिखना है, फिर y का मान लिखना है। इस तरीके से ये पॉइंट जो है वो निर्धारित होती है, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट मान लीजिए P नाम का कोई पॉइंट है जो यहाँ पर है, ठीक, और यहाँ पर कैसे है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे जहां ये काटे इसको कहते हैं P पॉइंट, ठीक। अगर कोई P पॉइंट का नाम यहाँ पर है तो उस P को कैसे बताएंगे, तो देखो x से कितना सेंटीमीटर ज्यादा है, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर आ जाएगा 5, और y से कितना ज्यादा है, तो 4 आ जाएगा, यानी 5,4 जो है ये P पॉइंट कहलाएगा। कल के दिन आपको कहा जाए कि 3,5 ड्रॉ करो, क्या करो, एक B नाम का पॉइंट जो है वो बनाओ और उसकी वैल्यू होगी 3,5। आप कैसे बनाएंगे, तो आपको बनाना आना चाहिए कि भैया हमको x पर 3 बोला गया है, 1 2 3, यानी ये वाली रेखा, इस वाली रेखा से सीधा का सीधा ऊपर जाएंगे, कैसे, इस वाली रेखा से सीधा ऊपर। y पर बोला गया है 5, 1 2 3 4 5, इस वाली रेखा से, हाँ, यहाँ पर जो ये काटेगा ना, यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, तो यही पॉइंट आपका हो जाएगा B 3,5, B 3,5। समझ में आ गया मेरी बात को, ठीक है। इसी तरीके से कल के दिन अगर हमें कहता है C नाम का पॉइंट ड्रॉ करेंगे, -1, -3, मतलब हमको x भी माइनस में लेना है, y भी माइनस में लेना है। अब x माइनस में लेना है, y माइनस में लेना है, और ये पॉइंट नंबर C है। x में -1 तक, -1 कहाँ है, यहाँ पर है, इसके पैरेलल लाइन खींच दो, ठीक है, इसके पैरेलल क्या करो, लाइन खींच दो यहाँ पे -1 के। और y में कितने लेना है, -3, -1, -2, -3, इसके लाइन। ये दोनों बिंदु जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, जहां पर यहाँ पर काटती हैं, उसको बोलते हैं C -3। क्या बोलेंगे, C -1, ठीक है। तो पॉइंट ड्रॉ करना आपको प्लेन में आ गया कि 3 5 बोलेगा तो कहां बनाएंगे, -1 -3 बोलेगा तो कहां बनाएंगे। इसी के साथ साथ इसके 4 कमरे हैं, और यही 4 कमरों के बारे में जो है हमें जानना है। ये 4 कमरे कौन कौन से हैं, अब जरा वो देखो, ठीक है। वो 4 कमरे कौन कौन से हैं, जरा वो देखो। अगर आप देखोगे तो इस वाले बक्से में इधर सारे के सारे प्लस भी हैं और इधर भी सारे प्लस भी हैं, यानी इस वाले बॉक्स में कोई भी वैल्यू होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें x भी प्लस में होगा, y भी प्लस में होगा, इसीलिए इसको कहा जाता है प्लस और प्लस का क्वाड्रेंट। आप इस वाले बॉक्स में आ जाओ तो x आपका क्या है, माइनस में है, और y क्या है, तो प्लस में है, तो आप बोलोगे सर माइनस प्लस का क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ तो x भी आपका नेगेटिव और y भी नेगेटिव, यानी माइनस का क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ तो आपका जो है, देखो x क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y क्या है, तो नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव। समझ में आ गया मेरा बात, क्या हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। कौन कौन से क्वाड्रेंट हो गए, तो ये हमेशा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमेशा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये बात क्लियर है आपको, बताइए जल्दी से। तो एक आपके CHSL में सवाल पूछा गया था, सिंपल एक ही क्वेश्चन बोला गया था कि -1, 2 किस क्वाड्रेंट में होगा, पहले में होगा कि दूसरे में होगा कि तीसरे में होगा कि चौथे में होगा। तो आप बोलेंगे पहला वाला माइनस है और दूसरा वाला प्लस है, यानी माइनस प्लस किस में दिख रहा है, तो माइनस प्लस सेकंड में दिख रहा है, यानी ये वाली वैल्यू किस में होगी, तो ये वाली वैल्यू हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। कल के दिन आपको बोला जाए -30 और -700 किस में होगा, तो आप बोलेंगे सर ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, दोनों के दोनों माइनस में है। दोनों के दोनों माइनस किस में आते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा।
मेरी बात को समझ गए? पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरा में आप ऐसे समझ लो, याद करने का तरीका, पहले में दोनों प्लस प्लस कर देना, फिर उसके बाद क्या करना, एक व्यक्ति को माइनस करना, दूसरे को रहने देना। ये तो माइनस है ही, प्लस वाले को भी माइनस कर देना, ठीक है। फिर माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा, माइनस वाला माइनस में रहेगा, और फिर माइनस वाला भी प्लस में बदल जाएगा। ये साइकिल ऐसे चलती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव से एक प्लस एक साइन बदलेगा, एक बार में कोई एक ही साइन बदलती है। जैसे दोनों प्लस में थे तो अब सिर्फ एक ही साइन बदलेगा पहले वाले का, पहले वाले का साइन बदल चुका है, दूसरे का बाकी है तो इसमें दूसरे का भी बदल जाता है। अब ये दोनों हैं, फिर शुरुआत इससे होगी, अब नेगेटिव बदलेगा प्लस में और माइनस रहेगा माइनस में। अब ये बदल चुका है प्लस में, तो अब दूसरे वाले को बदलने की बारी है प्लस में। आप इस तरीके से करके याद कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट पता होना चाहिए। पहले में दोनों पॉजिटिव रहते हैं, दूसरा में पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव, चौथे में दोनों हमारे क्या होते हैं, पहला पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरा नेगेटिव। तो यहां पर हर बात को आप समझ गए। ये ओ किस बारे में बताता है, तो ओ हमारे ओरिजिन के बारे में बताता है। ये हमारा प्लस एक्स एक्सिस होता है, इधर हमारा माइनस वाई होता है, इधर हमारा प्लस वाई होता है, नीचे हमारा क्या होता है, माइनस वाई होता है। अगर कोई पॉइंट यहां पर पी को ड्रॉ करना है तो उस पी को कैसे बताते हैं, पी एक्स कॉमा वाई, पी एक्स कॉमा वाई यहां पर, ठीक है। अब आ जाते हैं यहां पर, तो हमसे पूछा गया है, बताओ सबसे पहला क्वेश्चन आपके शीट का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कौन सा है बता दीजिए। कोऑर्डिनेट मतलब यहां पर सिंपल हम कह सके निर्देशांक, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, आप गूगल मैप में भी लोकेशन डालते हैं तो कोऑर्डिनेट बताता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, और वो आपका करेक्ट लोकेशन होता है, ना कि ये कि नया बाजार चौक पे है, ठीक है, यहाँ पर जो है पालिका बाजार में है तो राजीव चौक पे खड़े हैं, वो कोऑर्डिनेट नहीं होता है। कोऑर्डिनेट का मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। उसी तरीके से मैथ्स में कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर। तो हमसे कहा गया ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा जो होता है वो 0 0 होता है। अभी आपको मैंने बताया था, जैसे आपका जो ये ओरिजिन पॉइंट है, तो यहाँ पर देखो तो ना x के पास मान है ना y के पास मान है, तो ये हमेशा कितना होगा, तो 0,0 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है, 0,0। क्लियर रहेगा बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब यहां पर दो वर्ड आते हैं, एक होता है एब्सीसा और दूसरा होता है ऑर्डिनेट वर्ड, ठीक है। एक होता है भुजांक और दूसरा होता है कोटि। अब ये भुजांक और कोटि क्या है, ये भुजांक और कोटि क्या है, तो समझते हैं मेरी बात को, ठीक है। समझिएगा यहां पर कि आपसे भुजांक और कोटि पूछेगा तो भुजांक और कोटि क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई पॉइंट को लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई पॉइंट को लिखते हैं, P बराबर मान लीजिए लिखते हैं आप x, y, ठीक है। या आप ऐसे लिखते हैं कि A नाम का कोई पॉइंट है और उसके पास x है और y है। तो याद रखिए x की जो वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम एब्सीसा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो एब्सीसा कहते हैं। और y का जो भी मान होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। माय डियर, उसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, तो हिंदी में भुजांक कह सकते हैं आप कि भैया ये भुजांक है, और हिंदी में यहाँ पर ऑर्डिनेट को क्या कहा जाता है, तो कोटि कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी अगर हम कोई पॉइंट कहते हैं, जैसे मानिए अगर हमने कहा यहाँ पर कि 2,3 है, तो यहाँ पर 2 जो होगा वो क्या होगा, 2 हमारा एब्सीसा होगा, 2 हमारा क्या होगा, तो एब्सीसा होगा, कंफर्म है। और 3 हमारा क्या होगा, तो हमारा ऑर्डिनेट होगा, हमारा कोटि होगा। समझ में आ गया बात या नहीं आ गया, बता दो जल्दी से। आ गया, कोई समस्या की बात। अगर मैंने कहा -5 और -7, -5 एब्सीसा है और -7 क्या है, ऑर्डिनेट है। x को एब्सीसा कहा जाता है और y को ऑर्डिनेट कहा जाता है। क्लियर हो गया, समझिए। तो दूसरा क्वेश्चन आपके शीट में क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया है ताकि आप उसको कंप्लीट कर पाए। वो है आपका कि बताओ पॉइंट नंबर ए है 2,3, इसका एब्सीसा कितना होगा, इसका एब्सीसा कितना होगा। सीधा सा बात है, एब्सीसा का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या है, तो पहला वाला यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोला गया है बताओ इसका ऑर्डिनेट कितना होगा। ऑर्डिनेट का मतलब कोटि।
कोटि मतलब यहाँ पर y की वैल्यू पूछी गई है। तो 5,6 में ये हमारा किसका वैल्यू x का और ये किसका वैल्यू y का। ऑर्डिनेट पूछा जाएगा, सीधा सीधा एग्जामिनर आपको नहीं बोलेगा y की वैल्यू बताओ, वो बोलेगा ऑर्डिनेट बताओ। ठीक है, तो ऑर्डिनेट बताओ तो अब आपको बताना है ऑर्डिनेट कितना है, तो बोलोगे सर ऑर्डिनेट यहाँ पर 6 है, इसके कोटि का मान कितना है 6 है। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन आपके है सीजीएल 2015 के मेंस का। ठीक है, सीजीएल 2015 का मेंस का क्वेश्चन है आपका, और सीजीएल 2015 के मेंस में क्या पूछा गया था, सवाल देख लीजिए। बोला गया था डिफरेंस ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, इनके एब्सिसा और ऑर्डिनेट का अंतर पूछा गया है। एब्सिसा का और ऑर्डिनेट का अंतर यानी x और y का अंतर, तो x कितना है 7 है, माइनस और माइनस y करना है, 7 माइनस 3 कितना हो गया 10। 7 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 7 जमा 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। बहुत बच्चे क्या करेंगे 7 में से 3 घटा के 4 उत्तर दे देंगे, ये गलती है। अंतर का मतलब क्या होता है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना। बड़ा 7 है, छोटा माइनस 3 है, घटाओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो उत्तर कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट का अंतर कितना होगा, तो यहां पर 10 हो जाएगा। कोई समस्या की बात, चौथा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आ जाइए अगले पॉइंट की तरफ। हमसे कहा गया है द ऑर्डिनेट एंड द एब्सिसा, ठीक है, द ऑर्डिनेट एंड द एब्सिसा ऑफ पॉइंट इतना बी इक्वल द वैल्यू ऑफ के का मान बताना है। ये सवाल पूछा गया है सीजीएल 2014 के मेंस में। 2014 मेंस में ये सवाल पूछा गया था, और सवाल में आपसे कहा गया था यहां पर कि इसके ऑर्डिनेट और एब्सिसा इतने और इतने हैं, और ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों बराबर हैं, तो बताओ के का मान कितना होगा। यानी x और y दोनों का मान क्या किया गया है, बराबर किया गया है। अगर x और y बराबर हैं तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं जो हमारा k है वो 2k माइनस 1 के बराबर है, बोलो। तो कह सकते हो ये k उधर जाएगा, वो 1 इधर आएगा, तो यहां पर आ जाएगा 2k में से 2k में से k चला गया तो k बचेगा, यानी k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, एब्सिसा ऑर्डिनेट के बारे में क्लैरिटी मिली, बताइए जल्दी से। क्या आपको एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में कंफर्म क्लैरिटी मिला कि एब्सिसा किसे कहते हैं, ऑर्डिनेट किसे कहते हैं। अंतर पूछे तो अंतर बता सकते हैं, कोई परेशानी की बात। मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल बेसिक से बहुत हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, हर उस पॉइंट को क्लियर करूंगा मैं। 20 सवाल में 15 सवाल में आपकी शीट खत्म नहीं होने वाली है। बहुत अच्छे तरीके से आपकी ये क्लास चलेगी, एक एक क्वेश्चन को, एक एक कंसेप्ट को मैं क्लियर कराऊंगा। ठीक है, चिंता करो मत। यहाँ पे मैं चाहता तो एक सेशन में, 2 सेशन में इस पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को खत्म कर सकता हूँ। ठीक है, उससे आपको पता भी नहीं होगा कि हाँ यार पॉइंट कितने कवर हुए नहीं हुए। लेकिन मैं जब था ना, मैं खुद तैयारी करता था, तो मुझे ये बात पता होती थी कि भाई कुछ टॉपिक ये जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गए, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये टॉपिक ऐसे हैं कराने वाले के मर्जी के ऊपर होता है, कराए तो अच्छा, नहीं कराए तो महाबकवास, और खोजने से हर जगह पर ये मिलता भी नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो अपने आप में आपको कंप्लीट नॉलेज देगी, जहां से आपको पूरा फायदा आप उठा पाओगे, हर कंसेप्ट को सीख पाओगे, हर बात को जान पाओगे। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है -2,4 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, किस क्वाड्रेंट में आएगा बता दो जल्दी से। ठीक है, -2,4 किस क्वाड्रेंट में आएगा। ये माइनस प्लस है, आप मुझे खुद बताओ, माइनस कॉमा प्लस, एक x माइनस में है और दूसरा वाला जो है वो प्लस में है। याद करो वो दिन जब हम पढ़ा करते थे चारों क्वाड्रेंट के बारे में। पहले में क्या होता था, प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, और चौथे में क्या पढ़ते थे, तो चौथे में पढ़ते थे प्लस कॉमा माइनस। है क्या, तो माइनस प्लस। माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में, दूसरे खंडे में, तो आंसर क्या होगा, सेकंड। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाइए, चलिए अब नेक्स्ट जो है यहां पर हमें पढ़ना है पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। इसकी हिंदी भैया चाइनीज में हो गई है, इसके लिए जो है वो हम क्षमा चाहेंगे। पता नहीं ये चाइनीज में काहे हो गया है। अब चाइनीज में हो गया है तो उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, अब चलो, कोई भी पॉइंट होता है ना, तो उस पॉइंट को हम 2 तरीके से बताते हैं। एक तो हम उसको कार्टेशियन प्लेन में बता देते हैं x और y का नाम देके, और दूसरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट समझ में आ गया मेरी बात को। जैसे मानो क्या है कि आपसे किसी ने कोई पॉइंट पूछा कि भैया ये पॉइंट का लोकेशन बताना कहां पर है, तो आप उसको 2 तरीके से बताते हो। ठीक है, 1 मिनट रुक जाएंगे।
हम्म, जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे पॉइंट पूछा, ठीक है। अब किसी ने आपसे पॉइंट पूछा तो क्या हो गया, एक आपने लोकेशन बता दिया कि ये वाला बंदा यहाँ खड़ा है, तो आप उसको उस आधार पर जज कर पाएंगे कि मान लो ये 4 है और ये 5 है, तो आप बोलेंगे सर x 5 है और y 4 है। एक ये बताने का पॉइंट हो गया। ये पॉइंट कहाँ से बताया था आपने, तो ओरिजिन के तुलना में बताया था, ठीक है। ये कहां से बताया था, तो ओरिजिन के पॉइंट से आपने बताया था कि भैया ये ओरिजिन से 5.4 पे है या 5,4 पे है। लेकिन एक दूसरे महानुभव हैं, वो कहते हैं नहीं, हमको कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग मेरा नामकरण मत करो, हमको पोलर कोऑर्डिनेट बताओ मेरा, कि मेरा पोलर कोऑर्डिनेट कितना है। अब पोलर कोऑर्डिनेट भैया क्या है, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करें तो अच्छे से यहां पर लिखा गया है कि व्हेन कोऑर्डिनेट इज रिटन इन फॉर्म ऑफ ए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एन एंगल देन इट इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट। यानी जैसे मानो कोई P नाम का पॉइंट है, इस पॉइंट को इसके दूरी और इसके एंगल के तुलना में आप लिखेंगे तो वो हो जाएगा इसका पोलर कोऑर्डिनेट। दोबारा से समझिए, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को इसमें, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट को जो है आप यहां पर किस किस तुलना में लिख रहे हैं, तो आप इसको जो है इसका डिस्टेंस और साथ में इसके एंगल के बारे में बता रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इसका पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जैसे मानिए यहां पर ये पॉइंट P है, ये हमारे सेंटर से कितने के दूरी पर है, तो R के दूरी पर है। इसने कितना कार्टेशियन प्लेन से एंगल बना रखा है, तो फाई का बना रखा है, ठीक है। R के दूरी पर है, ये वाली दूरी क्या कही जाती है, x, ये वाली दूरी क्या कही जाती है, y। तो जब हम इस पॉइंट को r cos थीटा और r sin थीटा के तुलना में लिखेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जैसे आपको हम एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा एक हमारा बिंदु है यहाँ पर, आप समझिए कि हाँ भैया एक बिंदु है और इस पॉइंट को हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, समझना, ठीक। जैसे मानो हमने क्या किया यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाएंगे, ठीक। और एक दूसरा पॉइंट हो गया यहां से, मान लो कि ये आपका एक P नाम का पॉइंट है और ये P x से कितने की दूरी पर है, तो 8 के दूरी पर है, ठीक है। और y से कितने की दूरी पर है, तो 6 के दूरी पर है। हमने कहा P नाम का पॉइंट है 8 और 6। मैंने कहा इस P का क्या बताओ, तो पोलर कोऑर्डिनेट बताओ। क्या बताओ, पोलर कोऑर्डिनेट बताओ। मुझे इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आप इसका पोलर कोऑर्डिनेट बताइए कि भैया पोलर कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर कोई भी पॉइंट होगा कार्टेशियन प्लेन में ना, अगर उसका आपको पोलर कोऑर्डिनेट बताना है तो पहली बात तो आप उसका सेंटर से ये दूरी बताओ कि ये सेंटर से कितने के दूरी पर है। किसका बताएंगे कि ये सेंटर से कितने के दूरी पर है, पहले आप वो बताओ यहाँ पे। तो हमने कहा ठीक है भाई, सेंटर से दूरी देख लेते हैं कितना है, ठीक। तो आप मुझे खुद बताओ ये वाला पूरा का पूरा पॉइंट कितना है, तो यहाँ ये कितना है, तो ये 8 है। और ये दूरी कितनी है, तो बोलेंगे सर ये 6 है, ठीक है। और साथ में ये एंगल भी दे रखा है कि ये 30 डिग्री का एंगल है, आप ऐसे समझ लो 30 डिग्री का एंगल है। या मान लो यहाँ पर 30 डिग्री ना देकर, ठीक है, आपको मान लो यहाँ पर कल के दिन मान लो कोई भी मैं आपको कैसे बताऊं, ठीक है, 30 डिग्री ना देकर मान लो यहाँ पर आपको 30 नहीं दे सकता ना, अगर 30 देगा तो फिर मुझे दूसरा कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। जैसे मानो यहाँ थीटा दिया गया है, मान लो यहाँ पर थीटा दिया गया है। अब ये मानो आपका डिस्टेंस कितना है, तो 8 है। ये डिस्टेंस कितना है, 6 है। यहाँ पर हमेशा 90 का कोण बनता है। ये 8 है, 6 है, तो ये दूरी कितनी हो गई, तो ये दूरी आपकी हो गई 10, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यहाँ पर ये वैल्यू हो गई हमारी x की। ये जो 6 है ये किसका मान है, y है। और ये जो 10 है ये किसका मान है, r है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि पहले आपको r का मान निकालना होता है। r का मान कैसे निकलता है, स्टेप नंबर 1, तो r का मान जो आता है x का स्क्वायर और y के स्क्वायर को जोड़ने पर आता है। x का स्क्वायर और y का स्क्वायर का रूट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये r का मान आ जाएगा। तो पहला कदम आपको ये होता है कि आप r का मान पता करो।
आर का क्या करो, मान पता करो। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, तो दूसरा पॉइंट यहां पर ये होता है, ठीक है। जैसे जब आप यहां पर लगाएंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, ये अगर आपका आर है और ये आपका अगर थीटा है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं आर कॉस थीटा। अब बोलोगे सर आर कॉस थीटा यहां पर ये कैसे आ गया, हवा में उड़कर आ गया क्या, तो नहीं आया। आप एक पल के लिए P मानो, इसको x मानो, या इसको मान लो यहां पर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। जब आप cos थीटा निकालते हो तो cos थीटा का मान क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस हमारा कितना है, तो AB, हाइपोटेनस कितना है, तो हमारा PB, ठीक है। यानी ये जो AB है, अब ये AB को क्या लिख सकते हैं, तो AB बराबर PB cos थीटा। AB बराबर कितना हो जाएगा, तो PB cos थीटा। PB कितना है, तो PB R है, यानी हम AB बराबर क्या लिख सकते हैं, तो AB बराबर R cos थीटा हम लिख सकते हैं। A से लेकर B तक कितना हो गया, तो R cos थीटा हो गया, ठीक है। A से लेकर B तक कितना हो गया, तो R cos थीटा। यानी ये वाली पॉइंट हमारी क्या हो जाती है, R cos थीटा। ये वाली पॉइंट क्या हो जाती है, तो R sin थीटा। तो इस हिसाब से अब जो ये P वाला पॉइंट है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो पॉइंट P जो होता है वो कन्वर्ट होता है R cos थीटा और कॉमा आर साइन थीटा, आर कोस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। और यही बात कहा गया है कि जब भी किसी पॉइंट को सेंटर से उसकी दूरी और तथा थीटा के रूप में जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो वो पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वो पोलर कोऑर्डिनेट उसका कहलाएगा। अब यहां पर जब आपको इसका मान बताना है तो क्या क्या मान पता होना जरूरी है, ये आर का मान पता होना जरूरी है और थीटा का मान पता होना जरूरी है। सवाल में तो चलो आर का मान निकाल लोगे, 10 दिया गया है, थीटा नहीं दिया गया है तो नहीं बता पाओगे, ठीक है। जैसे इसको आप समझो, यहां पर वही बात यहां कहा गया है कि पोलर कोऑर्डिनेट आर cos थीटा कॉमा आर साइन थीटा होता है। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, क्वेश्चन में आपसे यहां पर ये कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे ये बात कहा गया है कि 1,√3 का पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा, ध्रुवीय निर्देशांक क्या होगा, ध्रुवीय निर्देशांक क्या होगा। आप बोलेंगे सर ये जो पॉइंट दिया गया है ये कैसा पॉइंट है, 1,√3 कैसा पॉइंट है, तो बोलेंगे सर 1,√3 है ये तो कार्टेशियन पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है इसके, मुझे इसके कोऑर्डिनेट तो दिए गए हैं, पोलर कोऑर्डिनेट बताने हैं, ध्रुवीय निर्देशांक बताने हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कोई भी पॉइंट का, जैसे मानो ये पॉइंट हमारा A है और ये पॉइंट 1,√3 दिया गया है, ठीक है। कितना दिया गया है, तो 1,√3 दिया गया है। इसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो बोलोगे सर पोलर कोऑर्डिनेट होता है r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, यही इसका पोलर कोऑर्डिनेट होता है। मेरी बात को समझेंगे, r cos थीटा r sin थीटा, ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी r cos थीटा r sin थीटा में। अब यहां पर क्या करेंगे, आप कार्टेशियन प्लेन को बनाएंगे। जब यहां पर कार्टेशियन प्लेन से बिना बनाए जो है यहीं से हम लोग फोटो उठा लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने दो कार्टेशियन प्लेन बनाए, यहां पर हमने एक लाइन खींचा, दूसरा लाइन हमने यहां से ये खींचा। हमें पता है कि x पर कितना जाना है, तो x पर मान लो 1 की दूरी जानी है। y की वैल्यू कितनी है, तो मान लो y की वैल्यू यहां पर, ये y की वैल्यू √3 है, तो ये हमारा 1 हो गया, ये √3 हो गया। थोड़ा सा लंबा बना लो, मान लो यहां पर ये पॉइंट जो हो गया आपका 1 हो गया और ये वाली पॉइंट जो हो गई ये √3 हो गई। जब आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो आपको पता है कि 1 और √3 ये कितने का कोण बनाएगा, तो 60 का बनाएगा। कैसे पता है, आप tan थीटा निकाल लो। मान लो अगर ये आपका थीटा था, यहां पर ये 60 नहीं था, थीटा था, तो आपने कहा सर tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3/1। tan थीटा का मान आ गया हमारा √3, यानी हम समझ जाएंगे कि यहाँ थीटा जो दिया गया है ये थीटा असल में थीटा नहीं है, ये थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है। तो आपको जो यहाँ x और y का मान दिया जाएगा ना, 1,√3 हो गया, √3,1 हो गया, या कुछ भी हो गया, वही आपका पोलर कोऑर्डिनेट, वही थीटा का मान ऑटोमेटिक दे देगा। यानी 1 और √3, ये थीटा का मान कितना है, तो 60 डिग्री है। अब ये जब √3 है, ये 1 है और ये √3 है, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर ये पॉइंट है तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो a, ठीक है, r cos थीटा और r sin थीटा, यानी इसका आंसर क्या होगा, तो a लिखेंगे यहाँ पर। r के जगह पर कितना है, तो r के जगह पर 2 है, क्योंकि ये बात ध्यान रखना, ये हमेशा किसकी वैल्यू है, तो ये r की वैल्यू है,
ठीक है। कॉस थीटा, कॉस 60, थीटा का मान कितना निकाल दिया 60, तो यहां पर लिखोगे कॉस 60 डिग्री, कॉमा आर, ठीक है, आर का मान कितना है, तो आर का मान 2 है और साइन 60 डिग्री, आर का मान कितना है 2 है तो साइन 60 डिग्री, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 cos थीटा, 2 cos 60 डिग्री एंड 2 sin 60 डिग्री, 2 cos 60 डिग्री एंड 2 sin 60 डिग्री। समझ में आ गया। जैसे आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, मान लो 1 कॉमा रूट 2 का हमें क्या बताना है, यहां पर इसका हमें पोलर कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है, ध्रुवीय निर्देशांक बताना है, हमें पोलर कोऑर्डिनेट बताना है, किस वाले पॉइंट का, तो 1 कॉमा रूट 2 का। फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ 1 कॉमा रूट 2, तो कोई भी संख्या है पोलर कोऑर्डिनेट बताएंगे। पोलर कोऑर्डिनेट बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आराम से लकीर खींचेंगे। यहां पर x पर कितना लेना है, तो बोलेंगे सर x पर हमको 1 लेना है, तो x पर 1 जाओ, y पर लेना है रूट 2, तो y पर रूट 2 जाओ, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को ओरिजिन के साथ मिला दो, अगर ये 1 है और ये रूट 2 है, तो यहां पर 1 और रूट 2 का कितना होगा बता दो जल्दी से, ठीक है। या हमको पोलर कोऑर्डिनेट 1 रूट 2 का नहीं करके, मान लो हमसे हमारा एग्जामिनर जो है वो रूट 3 कॉमा 1 का पूछ दे कि रूट 3 कॉमा 1 का पोलर कोऑर्डिनेट बताओ, रूट 3 कॉमा 1 कितना होगा, तो x पर आपको कितना लेना होगा, तो बोलेंगे सर x पर रूट 3 लेना होगा, y पर कितना लेना होगा, तो y पर 1 लेना होगा। यहाँ रूट 3 और यहाँ 1 तब बनता है जब हमारा कोण कितने का होता है, 30 डिग्री का। या आप साइन 30 निकालोगे, देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया गया है, तो आप tan 30 निकालोगे, वो 1 बाई रूट 3 होता है, तो थीटा का मान 30 निकल जाएगा। ये 1 है, ये रूट 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब किसी भी संख्या का पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो बोलोगे सर r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, यही इसका पोलर कोऑर्डिनेट होता है। r का मान कितना दिया गया है, तो 2, तो बोलेंगे सर 2 cos थीटा का मान कितना है 30 एंड कॉमा 2 sin 30 डिग्री, यानी जो आपको ये पॉइंट दिया गया था इसका पोलर कोऑर्डिनेट देख रहे हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रूट 3 कॉमा 1 है, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट 2 cos 30 2 sin 30, 2 cos 30 2 sin 30 डिग्री, ठीक है। जैसे मैं आपसे फिर से एक और सवाल पूछता हूं, मुझे बताओ पोलर कोऑर्डिनेट, मुझे बताओ पोलर कोऑर्डिनेट, और किसका पोलर कोऑर्डिनेट बताओगे आप, तो आप बोलोगे सर 1 कॉमा 1 का क्या बताना है, पोलर कोऑर्डिनेट बताना है, ध्रुवीय निर्देशांक बताना है। आपने कहा ठीक है 1 कॉमा 1 बनाते हैं, यानी x पर कितना लेना है, तो x पर 1 लेना है, y पर कितना लेना है, तो y पर 1 लेना है, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ना है। ये 1 है, ये 1 है, तो 90 डिग्री से पाइथागोरस से ये रूट 2 हो जाएगा, 1 और ये मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्यों, ये 90 है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये 45 और 45 होंगे, ठीक है। कितना हो गए 45 और 45, तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, ठीक है, r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, क्यों, ये x का मान है, ये y का, x का मान r cos थीटा होता है, y का मान r sin थीटा होता है, और हम x कॉमा y में लिखते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पर r का मान कितना है, तो रूट 2, तो बोलोगे सर रूट 2 cos कितना डिग्री, तो cos 45 डिग्री, और यहां पर फिर r का मान कितना हो जाएगा, तो रूट 2 साइन 45 डिग्री, ठीक है। यहां पर कुछ बच्चे थोड़ा होशियार बनते हैं और वो क्या करते हैं, इसमें इसका मान डालने की कोशिश करते हैं। भाई अगर cos 45 का मान डालोगे तो 1 बाई रूट 2 आएगा, 2 1 बाई रूट 2 के साथ गुना होकर वापस से वो वैल्यू दे देगा, तो आपसे जो पूछा गया था वही थोड़ी उत्तर होगा, आपसे कार्टेशियन देखकर पोलर पूछा गया था, तो आप पोलर बता पाएंगे, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला पे, कि डिस्टेंस फार्मूला नाम की एक कोई चीज होती है, वो डिस्टेंस फार्मूला भी हमें पढ़ना है। क्या होता है असल में, जैसे आपने यहां पर देखा था, आपने यहां पर देखा कि ये एक पॉइंट है जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, और यहां पर एक बिंदु नाम मान ला ए है, ठीक है। तो ये जो ओ और ए की जो दूरी होती है ना, इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। इस ओ और ए की दूरी जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। जैसे आप ऐसे समझ लो, मान लो हमारे यहाँ पर दो जो है, ठीक है, एक पल के लिए मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। जैसे मान लो हमारा क्या है कि हमारे जो आज समझ लीजिए कि मोहित जी हैं, और मोहित जी मार्केट में गए हैं, मोहित जी मार्केट में गए हैं, तो उनका छोटा भाई वहां पर गुम हो चुका है कुंभ के मेले में, ऐसे समझ लो, ऐसा हो ना, लेकिन मान लो कि एक पल के लिए मिल नहीं रहा है, तो मोहित जी जो हैं वो कहां पर खड़े हैं, तो मोहित जी इस पॉइंट पर खड़े हैं, मान लो,
ठीक है। मोहित कहाँ पर खड़े हैं, तो मोहित जो है मान लो यहाँ पर ये पॉइंट पर खड़े हैं, और इनके जो भाई है वो कहाँ पर खड़े हैं, ऐसे समझ लो इनके भाई मान लो यहाँ पर इस पॉइंट पर खड़े हैं। समझना मेरी बात को, मोहित यहाँ पर है और इनके भाई यहाँ पर हैं, इस कार्टेशियन प्लेन में ये लोग घूम रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कौन है, तो ये पर हमारा मोहित है, और यहाँ पर उसका भाई जो है मान लो मोहित का भाई रोहित है। ठीक है। मोहित और रोहित जो है वो मार्केट में गुम हो चुके हैं। अब मोहित जो है रोहित से पूछता है कि भाई तेरे मेरे बीच की दूरी कितनी है ये बता। तो वो बेचारा रोहित कैसे बता पाए, तो रोहित तब बता पाएगा जब उसको ये पता होगा कि वो कहां पर है और उसका भाई कहां पर है। तो रोहित जो है पहले देखता है कि यहां पर इसकी दूरी कितनी है, तो 8, यहां से देखता है तो कितनी है, -8। मोहित अपनी दूरी देखता है तो बोलता है 4, और यहां से दूरी देखता है तो बोलता है कि भैया यहां पर कितने हैं, तो 5 पर है। आप ऐसे समझ लो ये बेचारा किस पर है, तो 5 पर है। ठीक है। समझ में आ गया। अब अगर हम बात करते हैं मोहित के पॉइंट की, तो मोहित x पर 5 है, y पर 4 है, यानी मोहित का पॉइंट कितना है, तो 5,4 है। हम बात करते हैं रोहित की, तो रोहित जो है वो -8 है और +8 है, तो हम बोलेंगे ये -8 और +8 है। अब मोहित और रोहित के बीच की दूरी आप कैसे बताओगे, अगर मोहित और रोहित के बीच की दूरी आपको बतानी है, ये पॉइंट सीधा का सीधा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंटों के बीच की दूरी ही हमको बतानी है। समझ में आ रहा है ये बात, ये 2 पॉइंट के बीच की दूरी बतानी है। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट की दूरी हम कैसे बताएंगे, यहाँ पर रोहित है, यहाँ पर मोहित है, ये 5,4 पर स्थित है और ये -8,8 पर स्थित है। तो ये जो 2 पॉइंट हो गए, इन पॉइंट के बीच की दूरी निकालने का एक हमारा फॉर्मूला होता है। ये 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूले से हम इन 2 पॉइंट के बीच की दूरी को निकालते हैं, उस फॉर्मूले को कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे निकालते हैं वो समझिए। जैसे मानिए हमारा यहाँ पर ये पॉइंट है, एक पल के लिए हम इसको x1 y1 का नाम दे देते हैं। क्या देते हैं, x1, y1, और एक पल के लिए इसको जो है हम मान लीजिए x2, y2 का नाम देते हैं। ठीक है। क्या हो जाता है, x2, y2। ठीक। तो इसके बीच के दूरी को हम कैसे बताएंगे, इसको समझने के लिए एक और आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो यहां पर ये पॉइंट हो गया, जैसे एक पॉइंट एक ही प्लेन में बना दो, ये हमारे पॉइंट हो गए। एक हमारा मुन्ना यहाँ खड़ी है, दूसरी मुन्ना यहाँ है, मुन्नी यहाँ है। मुन्ना जिस बिंदु पर है वो किस पॉइंट पर है, तो वो x1 y1 पर है। मुन्नी जिस पॉइंट पर है वो x2, y2 पर है। ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट की दूरी कितनी होगी, ये दोनों पॉइंट की दूरी कितनी होगी, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे, ये ट्रायंगल में। अब ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस पता करने के लिए परपेंडिकुलर और बेस की आवश्यकता होगी। ये जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी, तो आप बताओ, ये पूरा का पूरा मान जो है वो x2 है, और यहां से लेकर यहां तक x1 है। समझ रहे हो मेरी बात को, पूरा x2 क्यों है, क्योंकि ये बंदा यहां पर खड़ा है, तो यहां से लेकर यहां तक x2, और ये बंदा यहां खड़ा है तो यहां से यहां तक x1, यानी ये बीच वाला मान x2 - x1। उसी तरीके से यहां से लेकर यहां तक y2 और यहां से लेकर यहां तक y1, यानी ये मान y2 - y1, तो ये मान y2 - y1, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर में y2 - y1 के होल स्क्वायर को जोड़ेंगे तो ये 2 पॉइंट के बीच की दूरी बता पाएंगे, वही हमारा डिस्टेंस है। x2 - x1 का होल स्क्वायर जमा y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी दूरी आप निकालते तो ये पूरी दूरी जितनी होती वही दूरी इसके बराबर होती, और ये दूरी को निकालते इन दोनों के स्क्वायर को करते तो आपका ये वैल्यू आ जाता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बता दो जल्दी से। तो इस तरीके से बार बार हमें कोऑर्डिनेट ना बनाना पड़े, बार बार हमें बातों को ना समझना पड़े, इसीलिए हम सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, हम सीधा समझते हैं कि 2 बिंदुओं की दूरी, अगर कोई बिंदु जो है, अगर कोई बिंदु A नाम की जो x1, y1 पर स्थित है, x1 y1 पर स्थित है, और दूसरा बिंदु B जो है वो x2, y2 पर स्थित है, तो इन दोनों के बीच की दूरी यानी AB अगर निकालना है तो रूट लगाना पड़ेगा। x2 में से x1 को घटा दीजिए तो x2 - x1 का फिर होल स्क्वायर, फिर y2 में से y1 को घटा दीजिए तो y2 - y1 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला का प्रयोग करते ही आप डिस्टेंस फॉर्मूला
निकाल पाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। आपको कहा गया है दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी बताओ। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज समझ लो, आज से आपका जान हो जाएगा, ठीक है। इसके बिना आगे चलकर कोई सवाल हल नहीं हो पाएगा, तो इसको याद रखना ही है। तो हमें पता है कि दो पॉइंट हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी निकालनी है। फॉर्मूला बार बार लिखेंगे ताकि याद होगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। x2 कितना है, तो 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया, यहां पर लिखते चलो 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसका क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। 6 में से 2 गया, 4 का स्क्वायर 16, 8 में से 5 गया, 3 का स्क्वायर 9, 16 जमा 9 25, 25 का रूट कितना होता है 5, यानी ये दो पॉइंटों के बीच की दूरी कितनी है, तो 5 यूनिट है। कितनी है मेरे भाई, तो 5 यूनिट है। बहुत शानदार हमेशा, बहुत शानदार आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इन दो पॉइंट के बीच की दूरी फिर बतानी है। क्वेश्चन नंबर 9 में पॉइंट नंबर ए जो है वो 3,-7 है, पॉइंट नंबर बी जो है वो -5,8 है। इन दोनों के बीच की दूरी बताइए कितना होगा। आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर दो पॉइंटों के बीच की दूरी यानी ए बी बराबर क्या होगा, रूट अंडर -5 और -3 कितना होगा, -8 का स्क्वायर, ठीक है, जमा y2 माइनस y1 8 माइनस 7 और 8 माइनस माइनस 7 हो जाएगा 15, ठीक है। ये आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर। बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन आ रहा होगा, तो आप उल्टा भी कर सकते हो। आप x1 माइनस x2 कर सकते हो। 3 में से जब माइनस माइनस 5 करोगे तो ये हो जाएगा 8, ठीक है, और 8 का स्क्वायर, और -7 माइनस 8 करोगे तो ये हो जाएगा -15। दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो उत्तर सेम ही आएगा। आपको पता है 8 और 15 किसका ट्रिपलेट बनाता है, 17 का, तो इसका आंसर कितना होगा, 17 होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पे। चलिए आ जाइए, बोला गया है x की वैल्यू बताइए अगर ये दो पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। कभी कभी आपको ऐसा भी सवाल दिया जाएगा कि वो खुद आपको डिस्टेंस दे देंगे और आपसे तब बोलेंगे बताओ x की वैल्यू कितनी है, तो भी आपको ध्यान रखना है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। बोलेंगे ठीक है भैया दोनों पॉइंट की बीच की दूरी कितनी है, तो 5, ये 5 बराबर होगा रूट अंडर, ठीक है, 3 माइनस एक्स, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी 2 माइनस माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 5 को 5 यहां पर रखो। अब दोनों साइड क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। दोनों साइड क्या करो मेरे भाई, तो दोनों साइड कर दो आप स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25, रूट से स्क्वायर खत्म, ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 2 और माइनस माइनस 1 यानी ये 3 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 + 1 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 25 में से 9 घटाओगे तो आ जाएगा 16, 16 बराबर आ जाएगा आपका 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों साइड रूट लगाओगे तो आ जाएगा 4 बराबर 3 माइनस एक्स, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ऐसा हो सकता है क्या, -1 आपके ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे नहीं सर नहीं है, ठीक है। अब -1 नहीं है तो आपको एक बात समझना पड़ेगा, यहीं से आपको दो बातें समझनी पड़ेगी। दो बातें क्या, जब भी यहां पर आप रूट लगाएंगे ना माय डियर, तो आपको यहां पर 16 का जैसे मानो आप रूट लगा रहे हो, तो आपको यहां पर क्या होगा, +4 भी मिलेगा और -4 भी मिलेगा। ये दो बातें आपको समझनी पड़ेंगी। या फिर आप खुद ऐसा सोचो, ठीक है, आप जब यहां पर 16 जो है यहां पर क्या करोगे, रूट अंडर करोगे, ठीक है, 16 का रूट लगाओगे तो आपको +4 भी मिलेगा, आपको -4 भी मिलेगा। यानी आप यहां से दो धड़ों में बांट सकते हो। आप ये कह सकते हो कि +4 बराबर 3 माइनस एक्स है, या फिर -4 बराबर 3 माइनस एक्स है। ये दोनों बातें संभव हैं। जब भी किसी संख्या का रूट किया जाता है, जैसे मानो अगर मैं 9 का रूट कर रहा हूं, तो ये मुझे प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज देंगी। इस बात का मुझे ध्यान रखना है, ठीक है, इस बात का मुझे क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक। कोई समस्या की बात, इस हिसाब से यहां पर x की वैल्यू कितनी आएगी, -1, और यहां पर x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7। हमारे ऑप्शन में कौन सा मान दिया गया है, तो ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे, हम टिक करेंगे, ठीक है। कोई समस्या की बात यहां पे, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा।
आ जाओ। अब आ जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है वो भी डिस्टेंस फॉर्मूला का ही पार्ट है और बहुत आसान है, ठीक है। कुछ इसमें कुछ खास काम हमें करना नहीं है। जैसे मानो क्या होगा कि एक पॉइंट आपको ये दे देगा, बोलेगा इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। दूसरा पॉइंट मान लो यहाँ पर ये पॉइंट A है और मान लो दूसरा पॉइंट आपको B दे देगा, बोलेगा इसका कोऑर्डिनेट कितना है, तो x2, y2 है, और बोलेगा दोनों का मिड पॉइंट बताओ। तो दोनों का मिड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से A से M की दूरी और M से B की दूरी बराबर होगी, यानी AM बराबर होगा किसके, MB के। मतलब यूं समझ लो ना, यूं समझ लो कि आपको मैंने ये लाइन दे दिया और मैंने कहा इसका मान जो है वो 1,5 है, ठीक है। मैंने कहा इसका मान 3,4 है, या मान लो 3, ठीक है 3,3 है, मान लो यहाँ पर 1,5 3,3 ना कह के हम इसको कह सकते हैं 3,7 है। मैंने कहा ये 1,5 है, ये 3,7 है, बताओ इसका मिड पॉइंट कहाँ पर होगा। तो मिड पॉइंट हमेशा वहां पर होगा जहां से इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या होगी, बराबर। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इनके दोनों x को जोड़ दो, 1,3 दोनों x को जोड़ के आधा कर दो और दोनों y को जोड़ के आधा, मतलब आप इनका औसत निकाल रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो। तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2, और 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6, यानी इनका मिड पॉइंट 2,6 है। तो मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है, मिड पॉइंट निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि इसके x1 उसके x2 को जोड़कर आधा, इसके y1 उसके y2 को जोड़कर आधा कर देंगे, ठीक है। दोनों को क्या करेंगे, जोड़कर आधा कर देंगे। जैसे मानिए यहाँ 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक पॉइंट -2,1 है, दूसरा पॉइंट 5,4 है। इनका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो -2 और 5 को जोड़ा और आधा कर दिया, 1 को और 4 को जोड़ा और आधा कर दिया, वैल्यू आई 3/2, 5/2, इसका मतलब 1.5 और 2.5। ये 1.5 और 2.5 क्या है, तो इनके मिड पॉइंट है। ये पॉइंट नंबर M क्या हो गया, तो इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। जैसे आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में, आप सीधा क्वेश्चन के थ्रू समझिए। आपको कहा गया है कि इफ द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस इज इतना, देन फाइंड द वैल्यू। उसके पहले आप मेरे से कुछ मिड पॉइंट ले लो। चलो, मैंने कहा कि पॉइंट A है, इसका वैल्यू है हमारा 2,7, और पॉइंट B है, इसका वैल्यू है 1, ठीक है 1,3, ठीक है। एक ना करके आप इसको ऐसे कर लो ना, मान लो 4, ठीक है 4,3 मान लो, और मैंने कहा इनका मिड पॉइंट बताओ कि फाइंड मिड पॉइंट, माध्यिका कितनी होगी बताओ। इनका मिड पॉइंट बता दीजिए कि इनका मिड पॉइंट कितना होगा, ठीक है। ये 2 पॉइंटों का मिड पॉइंट कितना होगा, आप कैसे बताएंगे, सिंपल बोलेंगे सर दोनों के x को जोड़ दीजिए, यानी 2,4 और कर दीजिए आधा, ये हमारा x का मान आ गया। y का मान के लिए क्या करेंगे, 7 में 3 को जोड़कर क्या कर देंगे, आधा, ये x और y का मान आ गया। 6 का आधा होता है 3 और 10 का आधा होता है 5, यानी 3,5 क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। समझ में आ गया, मिड पॉइंट कितना हो गया, 3,5। माध्यिका कितनी हो गई, 3,5, ठीक है। x का मान 3 आएगा, y का मान 5 आएगा। अब उसी तरीके से ये सवाल आपके पेपर में आया था, तो यहाँ पर आपको मिड पॉइंट दे दिया गया था, और मिड पॉइंट कितना दिया गया था, तो 4,10 दिया गया था। हमसे बोला गया था k का मान बताओ। तो जाहिर सी बात है -8 में हम क्या जोड़ेंगे, ठीक है। आप देखेंगे तो -8 में जब हम k को जोड़कर आधा किए होंगे तो हमको कितना मिला होगा, 4 मिला होगा। मेरी बात को समझ गए, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 बराबर कितना होगा, 4 के। तो यहाँ पर लिखेंगे -8, k, -8 जमा k बराबर 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो k का मान कितना आएगा, तो 8 और 8 कितना आ जाएगा, 16। तो k का मान कितना है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। k का मान कितना होगा, तो 16 होगा। आप ऐसे भी समझ लो 4 का 2 गुना हमको 8 लेकर आना है, यहाँ -8 है और हमको +8 चाहिए, यानी k को मान 16 होना पड़ेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर 13 और 7 का जो है मिड पॉइंट 10 दे रखा है, ठीक है। अब जो आ जाता है वो आ जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल कहां पर होता है, सेक्शन फॉर्मूला से सवाल कैसे बनते हैं, ये सभी बातों को जानना है। तो होता क्या है, मेरी बात को समझिएगा। जैसे क्या होता है कि जब भी हम कोई पॉइंट को मानो, यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला करता क्या है, जैसे मानो कोई पॉइंट है या कोई एक लाइन है, जैसे मानो हमारा ये कार्टेशियन प्लेन है,
ठीक है। और यहाँ पर क्या जा रहा था, एक अपना प्यारा सा एक लाइन जा रहा था, ठीक है। एक प्यारा सा क्या जा रहा था, एक लाइन जा रहा था। एक दूसरा लाइन जो है इसको 1:2 में बांट देता है। एक दूसरा पॉइंट इसको 1:2 में बांट देता है। जैसे मानो इसका मान यहाँ पर आप ऐसे समझ लो 1,5 था, और इसका मान आप ऐसे समझ लो 7,2 था। मैंने कहा एक यहाँ पर ये x और y नाम का लाइन है, और इसको p और q नाम का एक दूसरा लाइन इसको काट देता है। ये काटता है तो इसको इस तरीके से काटता है कि 1:2 में बांट देता है। जरूरी नहीं है इसको एक लाइन भी काटे। जैसे मानो यहाँ पर कोई लाइन होगा, यहाँ पर कोई लाइन होगा, और एक यहाँ पर एक पॉइंट जो है, एक पॉइंट इसको किस रेशियो में बांट देता है, 2:3 में बांट देता है। तो इस पॉइंट का आपसे मान पूछा जाता है कि इस पॉइंट का मान कितना होगा। जैसे यहां पर ये घसकेगा तो इस पॉइंट का मान कितना होगा। मतलब समझो एक लंबी चौड़ी लाइन थी, एक पॉइंट आ जाए, एक लाइन आ जाए, एक प्लेन आ जाए, उसको काट दे, तो उसको काटेगा तो एक पर्टिकुलर रेशियो में बांटेगा, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर रेशियो में बांटेगा तो क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर रेशियो में बांटेगा तो फिर पूछेगा वो पॉइंट क्या है। अब सवाल यहां पर ये होता है कि जब भी किसी लाइन को कोई पॉइंट या कोई लाइन या प्लेन काटेगा तो क्या उसको हमेशा बीच से ही काटेगा, क्या हमेशा उसको इंटरनली ही काट सकता है? तो नहीं भाई, जरूरी नहीं है कि वो इंटरनली काटे, बहुत बार वो उसको एक्सटर्नली यानी बाहर से भी काट सकता है। जैसे कहते नहीं है, एक तो हो गया घर का बेदी लंका ढाए, और एक होता है बाहर का कोई व्यक्ति है जो बैठकर गेम कर रहा है। तो जैसे मानो क्या होता है कि यहाँ पर एक सीधी रेखा होती है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है, एक सीधी रेखा होती है, और एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर ना होकर स्थिर यहाँ पर है, ठीक है, यहां पर स्थिर ना होकर यहां पर है। आप ऐसे समझ लो कि जब आप इस पॉइंट को या दूर दूर तक लाइन से लेकर जाओगे, जब आप इसको दूर दूर तक लेकर जाओगे, और ये पॉइंट हमारा क्या है, ये पॉइंट हमारा P है और ये हमारा Q है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कोई एक पॉइंट है, मान लो यहाँ पर A नाम का, तो ये A वाला Q को, ठीक है, आप ऐसे समझ लो, ये पूरा का पूरा मैं मिटा देता हूं ताकि आपको और क्लियर होगा। जैसे क्या है कि हमारा एक प्लेन है, इस प्लेन में क्या है कि यहाँ पर एक लाइन है मान लो, ठीक है। ये लाइन हमारा क्या है, तो ये लाइन हमारा x, y है। इस लाइन को जब हम दूर 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 तक लेके जाएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट स्थित होगा, मान लो ये पॉइंट हमारा A है। तो ये जो A है ना, फिर हम बोलेंगे देखो A से x तक की दूरी और A से y तक की दूरी, और फिर पता चलेगा कि ये इसको 3:5 में क्या कर रहा है, काट रहा है। जब इस तरीके से कोई काटता है तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। एक होता है इंटरनल डिवीजन, ठीक है, और एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। कोई आपको अंदर से काटे, जैसे एक रेखा यहाँ अंदर से काट दी तो इसको 3 और 2 में काट देगी, वो इंटरनल डिवीजन है। और एक पॉइंट बाहर है जो इसके दोनों बिंदुओं को काट रहा है, वो एक्सटर्नल डिवीजन है, ठीक है। यहां पर क्या किया जाएगा कि x का मान आपको दे दिया जाएगा, y का मान दे दिया जाएगा, और किस अनुपात में काटे गए हैं वो दे दिया जाएगा। और बस आपसे ये पूछा जाएगा कि जो बिंदु काट रही थी इसको, उस बिंदु का मान बताओ। अगर अंदर काट रही थी तो अंदर बताओ, बाहर काट रही थी तो बाहर बताओ। तो अंदर पढ़ना होता है इंटरनल डिवीजन, बाहर पढ़ना होता है एक्सटर्नल डिवीजन। बहुत बार क्या होता है, उस बिंदु का भी मान दे दिया जाता है, x का भी मान दे दिया जाता है, y का भी दे दिया जाता है, और आपसे अनुपात पूछता है कि किस अनुपात में वो काट रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम स्पेशली क्या पढ़ते हैं, इसके लिए हम पढ़ते हैं सेक्शन फॉर्मूला, कि भैया तुम हमको किस सेक्शन में बांटे, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, एक पॉइंट यहां पर A है, दूसरा पॉइंट B है। A पर जो पॉइंट होगा उसका मान x1 y1 होगा, ठीक है। B पर जो पॉइंट होगा उसका मान x2 y2 होगा। इसको यहां पर किस रेशियो में, m, और यहां पर दूसरे वाले को n रेशियो में मान लो काटा गया है। तो यहां पर जो ये पॉइंट नंबर P होगा ना, इस P का x कैसे निकालेंगे, तो P का x निकालने के लिए m को x2 के साथ गुना, n को x1 के साथ गुना, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। उसी तरीके से इस पॉइंट नंबर P का y ऑर्डिनेट बताने के लिए कैसे करेंगे, इस m को इसके y2 के साथ गुना, इस n को इसके y1 के साथ गुना। तो m y2 प्लस m यहाँ पर n आएगा, यहाँ पर हमारा n आ जाएगा, m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n।
एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, ये हो जाता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन ये सेक्शन फॉर्मूला कब होता है? जब आंतरिक विभाजन होता है, इंटरनल डिवीजन होता है। ठीक है, इंटरनल डिवीजन होता है तो प्लस का साइन आता है, और एक्सटर्नल डिवीजन होता है तो माइनस का साइन आता है। बस यही फर्क रहता है, और कोई फर्क नहीं होता। समझ में आ गया? तो सेक्शन फॉर्मूला बांटना सीख गए। जैसे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है, आप इसको हल करिए। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, सवाल देखिए आपसे क्या बोला गया है। बोला गया है बिंदु 2 -3 और -4, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करिए। यानी कहा गया है, देखो ऐसा कोई पॉइंट है, यहां पर इसका मान दिया गया है 2, -3, इसका मान कहा गया है, इसका मान -4, 6 है। एक बिंदु है जो इसको किस रेशियो में बांट रही है? तो इसको 1:2 में बांट रही है, 1:2 में बांट रही है। तो ये जो बिंदु है ना, पी पॉइंट, इसका मान बताओ कितना होगा, इसके एक्सिस बताओ कितना होगा, एक्स और वाई का मान। आपने क्या सीखा कि यहां पर अगर मुझे इसका x का मान बताना है तो mx2, ठीक है, प्लस nx1 डिवाइडेड बाई कितना? तो m प्लस n। ये आपने पढ़ा अभी तुरंत के तुरंत कि ये फॉर्मूला होता है। m का मान कितना है? तो बोलोगे सर ये हमारा m है। 1 को किसके साथ गुना? -4, ठीक है। 2 को किसके साथ गुना? 2 के साथ। और डिवाइड करेंगे किसके साथ? तो 1 जमा 2, 3 के साथ। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2/3 आ जाएगी। ठीक है, कोई समस्या की बात? mx2 -4 nx1, ठीक है, डिवाइडेड बाई m प्लस एन -2, 3। अब y का मान निकालते हैं, तो y का मान क्या हो जाएगा? my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, यानी my2 1 × 6 कितना हो जाएगा? 6। 2 × -3 कितना हो जाएगा? -6। ठीक है, 2 × -6। अच्छा एक मिनट, यहां पर माफ करेंगे, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। 1 × -4 होगा, और 2 × +2 कितना होगा? 4 होगा, और डिवाइडेड बाई 3, यानी ये आ जाएगा 0। और 6 - 6 डिवाइडेड बाई 1 + 2, ये भी आ जाएगा 0, यानी इसका आंसर होगा 0,0। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात? mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस एन, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस एन। ये कब होता है? जब वो इंटरनली डिवाइड हो, जब वो अंदर से कटे, जब वो अंदर से कटे। कोई समस्या की बात यहाँ पे? चलिए आ जाइए। इसी तरीके से एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है? एक्सटर्नल डिवीजन में बस ये फॉर्मूला प्लस से खसक कर माइनस पे आ जाता है। कब? जब पॉइंट ए नाम का बंदा यहाँ है, पॉइंट बी नाम का बंदा, देखो जब पॉइंट ए नाम का बंदा यहाँ है, पॉइंट बी नाम का बंदा यहाँ है, और बाहर से कोई पी नाम का बंदा बैठा है, ये पी ए को m रेशियो में और ये पी बी को n रेशियो में बांटता है, तो उस केस में इस p का वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो सेम mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, और my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। समझ में आ गया? जैसे एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का इसी के ऊपर, देखिए बोला गया है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए जो इस और इस पॉइंट को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो ऐसे सवालों में आप आराम से लिख लिया करो कि आपके x1 का मान कितना है? तो 2 है। x2 का मान कितना है? तो 3 है। y1 का मान कितना है? अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो 1 है। y2 का मान कितना है? तो 5 है। m का मान कितना है? तो बोलेंगे सर 2 है। n का मान कितना है? तो 3 है। ठीक है, अगर मुझे कैपिटल X का मान बताना है तो हमें पता है फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक, यहां पर कोई समस्या की बात? ठीक, m का मान 2 है और x2 का मान 3 है, तो 2 × 3 कितना हो गया? 6। n का मान 3 है, x1 का मान 2 है, यानी 6 भाग में 2 जमा 3 5, यानी कितना आ गया? तो 12/5 आ गया। ठीक है, लेकिन यहां पर बात किया गया है एक्सटर्नल डिवीजन का, तो एक्सटर्नल में प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं? तो आप बोलेंगे सर यहां पर माइनस करते हैं। एक्सटर्नल में क्या करते हैं? माइनस। तो mx2 nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n करते हैं, यानी आप बोलेंगे सर m × x2 यानी 6 n × x1 -6 डिवाइडेड बाई
3 माइनस 2 या 2 माइनस 3 आप कह सकते हो। ऊपर ही 0 हो गया तो नीचे की क्या बात करते हैं, y पे आ जाइए। y पर सेम तरीके से क्या हो जाएगा, my2 और ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n यहाँ पर, ठीक है। तो m हो गया, y2 कितना हो गया 2, 2 इंटू 5 माइनस 10 हो गया, और n इंटू जो हो गया y1 हो गया माइनस 3 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना हो गया, तो 2 माइनस 3 हो गया। दोबारा से समझेंगे, my2 2 इंटू y2 10, ny1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई इतना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -7 हमारी आ गई। क्यों, क्योंकि 10 में से 3 गया 7, और 2 में से -3 -1, तो ये आ गया -7। यानी वैल्यू बात करेंगे तो 0, -7 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर। ठीक है, इंटरनल डिवीजन पता चल गया, एक्सटर्नल डिवीजन पता चल गया। कहीं पर कोई कमी बताओ जल्दी से। ठीक है, चलो अब अगला सवाल आपका एग्जामिनर पूछता है कि बताओ वो रेशियो क्या होगी, इन विच रेशियो पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन दिस एंड दिस। मैंने कहा था ना आपको कि अब आपका एग्जामिनर क्या करेगा, वो पॉइंट दे देगा, ठीक है, और वो लाइन सेगमेंट दे देगा, बोलेगा अब आप रेशियो बताओ। आपको क्या करेगा, रेशियो बोलेगा बताने को। जैसे लाइन क्या था तो -2,1 था, दूसरा वाला क्या था तो 7,4 था, और ये जो पॉइंट है अब इसका मान दे दिया गया है 1,2, बोलता है m और n का मान बताओ क्या होगा। ऐसे सवालों में आपको पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पर जो है प्लस में आएगा आंसर, सॉरी यहाँ पर ये इंटरनल डिवीजन हो रहा है कि एक्सटर्नल हो रहा है, यानी वो पॉइंट अंदर से काट रहा है कि बाहर से काट रहा है, आपको कोई इल्म नहीं होगा। ठीक है, तो आप पता कैसे करेंगे, अगर आपका रेशियो प्लस में आता है तो इंटरनल डिवीजन है, अगर आपका रेशियो माइनस में आता है तो एक्सटर्नल डिवीजन है, आपको ऐसे पता करना है। ठीक है, अब रह गई बात भैया रेशियो कैसे निकालोगे, तो कभी भी आप इसको k रेशियो 1 मान के चलो, समझ रहे हो, m रेशियो n नहीं मानना है, k रेशियो 1 मानना है। कितना मानना है, k रेशियो 1। इससे क्या होगा, सवाल को हल करना आसान हो जाएगा। k रेशियो 1 मान लो, mn मान के भी चलोगे तो भी बन जाएगा, k रेशियो 1 मान लो। तो आपको पता है यहाँ पर कि m इंटू y2, बहुत बच्चों को दिक्कत होगी, ठीक है, k रेशियो 1 मानने में, तो एक काम करते हैं mn मान लेते हैं, m इंटू x2, m इंटू x2 कितना हो जाएगा 7m जमा n इंटू x1, यानी कितना हो जाएगा n इंटू -2, तो -2n डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो m प्लस n डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा 1 के। आप चाहो तो वो वैल्यू x के लिए लगा लो, चाहो तो वो वैल्यू y के लिए लगा लो, किसी के लिए भी लगा लो। मैंने कहा कि हम यहाँ पर ये 1 कैसे लेकर आते हैं, ये जो x है ये x1 कैसे आता है, तो x बराबर m, ठीक है, x बराबर mx2 यानी 7m माइनस, ठीक है, माइनस नहीं आया, खुद से आया m इंटू इतना, यानी देखो x बराबर क्या होता है, x बराबर mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। सवाल में इस x का मान दिया गया है 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, m हमने रेशियो को माना है, x2 का मान 7 है, n रेशियो को माना है, x1 का मान -2 है, और m प्लस n। इसको जब हम उधर गुना करके ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m प्लस n बराबर होगा 7m माइनस 2n के। ठीक है, फिर यहां पर देखेंगे तो बोलेंगे 7m में से 1m गया तो 6m आ जाएगा, और यहां पर करेंगे तो 3n आ जाएगा। फर्दर अगर यहां पर देखेंगे 3 इसको 2 बार में काट रहा है, 1/2 बराबर आ जाएगा हमारा m अपॉन n, यानी ये आंसर हो जाएगा 1:2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है m है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/2, 1:2, m और n का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2 करेक्ट आंसर। ठीक है, 1:2 जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर। अब इसी सवाल को आप क्या करते, अगर आप मान लो k मानकर करते तो बड़ा शानदार तरीके से बहुत शॉर्ट में आप इसको कर पाते। k रेशियो 1 मानकर करते तो आपके लिए सवाल बनाना और हलवा हो जाता। जैसे मैं कह रहा हूं, मान लो कि इसको k मान लो और यहां पर क्या मान लो, इसको 1 मान लो। दिस इज k रेशियो 1, दिस इज k रेशियो 1। ठीक है, k रेशियो 1 है, तो आप बोलते 7 इंटू k कितना हो जाता, 7k हो जाता, 1 इंटू -2 कितना हो जाता है, इतना हो जाता, डिवाइडेड बाई k प्लस 1 बराबर आता किसके,
बराबर आता 1 के। ठीक है, ये जब उधर मल्टीप्लाई होता तो 7k - 2 बराबर k + 1 हो जाता। बात वहीं पड़ती और कुछ खास नहीं। 7k में से 1k जाता तो 6k बराबर 3, k का मान आ जाता 1/2 और 1/2 और 1 का रेशियो कितना होता है तो 1:2। दोनों तरीके से बात एक ही पड़ता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। m/n मानकर कर लो। अगर आप x के जगह पर y को सेटिस्फाई करते तो भी 1:2 आता। अगर ये रेशियो पॉजिटिव में आ रहा है, अगर रेशियो पॉजिटिव में आ रहा है तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि वो इंटरनली काट रहा है, और अगर ये रेशियो नेगेटिव में आता मेरे भाई तो वो एक्सटर्नली काटता, बाहर से काटता। जैसे एक और सवाल देखेंगे आप, ठीक है, एक और सवाल देखेंगे। अब इसी सवाल में क्या होता है, इसी सवाल में थोड़ा बहुत देखिए, ये इसकी हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ है, कोई बात नहीं, सुधार ली जाएगी बाद में। अब इसी सवाल में देखिए, आपका एग्जामिनर पिछले कुछ सालों में बढ़िया बढ़िया सवाल पूछता है। जैसे मैंने क्या कहा था कि कोई भी एक लाइन है उसको एक बिंदु काट सकती है, उसको एक पॉइंट काट सकता है, उसको एक लाइन भी काट सकता है और उसको एक प्लेन भी काट सकता है। तो जब उसको एक बिंदु काटती है या कोई बिंदु उसको डिवाइड करती है तो वहां पर तो हम सेक्शन फॉर्मूला का प्रयोग करके निकाल लेते हैं। लेकिन अगर कोई उसको लाइन काटे, कोई उसको लाइन काट दे तो वहां पर हम वहां पॉइंट कैसे निकालेंगे या रेशियो कैसे निकालेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। अगर एक्स एक्सिस इसको डिवाइड करता है तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, समझ रहे हो? आप मेरे कंसेप्ट को समझो, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, आप ऐसे समझो कि जैसे मानो क्या है माय डियर, ये आपका एक प्लेन है, ठीक है, और इस प्लेन में क्या है, यहां पर एक ऐसा लाइन दिया गया है। ठीक है, ये एक ऐसा क्या दिया गया है, लाइन दिया गया है। अब अगर मानो अगर आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा, वो बोलेगा एक पॉइंट यहां पर देखो, ये ए है और ये बी है और ये एक पॉइंट नाम का क्यू है। तो पॉइंट देगा तो वो बोलेगा कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले जा सकते हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, अगर ये 2:3 में काट रहा है तो। लेकिन अगर वहीं पर यहां पर इसको बोल दे कि नहीं ये पॉइंट नहीं था, ये पॉइंट नहीं था, इसको एक ऐसी रेखा काट के चली गई, तो क्या इस रेखा का आपसे कोऑर्डिनेट पूछेगा? नहीं पूछेगा। क्या आपसे बोलेगा कि नहीं ये लाइन का कोऑर्डिनेट बताओ? लाइन का कभी कोऑर्डिनेट नहीं होता है। तो उस केस में आपको ये बोलेगा कि यहां पर एक इसको लाइन काट कर चली गई है, ठीक है, और ये जो लाइन काट कर गई है तो इसको m और n के रेशियो में बांट कर चली गई है, तुम ये रेशियो बताओ। बहुत बार ऐसा होगा, जैसे मानो यहां पर ये एक लाइन है, मान लो ये लाइन क्या है तो हमारा a है और b है, और कह देगा कि ये x वाला जो है ना, x वाला इसको काट दिया है, तो x वाला जब इसको काटा है तो बताओ किस रेशियो में काटा है, m और n की वैल्यू बताओ। या एक ऐसी लाइन है और इसको y वाला काट रहा है m/n में, तो m और n का मान बताना है। तो वही बात आपके लिए बड़े अच्छे तरीके से मैंने यहाँ लिखवाया हुआ है। ठीक है, मैंने खुद लिखा है इसको। ठीक, यहाँ पर आज शाम को ही बना रहा था तो लिखा था मैंने, यहाँ पर एक एक बातों को समझाया था कि अगर x एक्सिस किसी पॉइंट को काटती है, अगर x एक्सिस किसी पॉइंट को काटती है तो मुझे अगर रेशियो पता करना है तो मैं क्या करूंगा, y1 y2 का सीधा मान उठाऊंगा और उसके आगे माइनस लगा दूंगा। ठीक है, और अगर y एक्सिस किसी पॉइंट को, दो पॉइंटों को काटती है तो मैं x1 और x2 का मान उठाऊंगा और उसके आगे लगा दूंगा माइनस। इतना आसान है वैल्यू बताना। मतलब आप दुनिया की किताब कोई भी ढूंढ लो, आपको इसका दिया जाएगा पूरा खतरनाक मेथड बनाने का। x है तो उसका ये बनाओ, वो बनाओ, वो बनाओ, आपको कुछ नहीं करना। मैंने जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया और मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि देखो y नाम की एक लाइन है, ठीक है, y एक्सिस है और ये दो पॉइंटों को काटती है, बताओ किस रेशियो में काटेगी। कोई जरूरत नहीं है कार्टेशियन प्लेन बनाने का, कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला लगाने का, कोई जरूरत नहीं है सेक्शन फॉर्मूला लगाने का। अगर y वाली लाइन काटती है तो y के मान को कृपया करके ना ले, x के मान को ले, 2,5 ले, क्या ले, 2,5 ले, और उसके आगे क्या लगा दे, माइनस। माइनस आने का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन, और प्लस आने का मतलब क्या होता है, इंटरनल डिवीजन। तो आंसर 2,5 होगा। 2,5 यहां भी है, यहां भी है, लेकिन हमने माइनस लगा दिया है तो आंसर कौन सा हो जाएगा, एक्सटर्नल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर। इससे आसान क्या होगा बताओ? बोलेगा कि कोई भी पॉइंट है उसको हमको y एक्सिस डिवाइड करवाना है या y एक्सिस उसको किस रेशियो में बांटेगी,
तो उसके y को काट दो, जो x बचा वही आंसर है, और उसमें माइनस का साइन लगा देना। इसी तरीके से आपसे आपका अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था मेंस में कि भैया ये तुम्हारे 2 पॉइंट है, x एक्सिस इसको किस रेशियो में बांटेगी। x एक्सिस का पूछा गया है तो x को काट दो, बचा हुआ जो है वो आंसर है, यानी 3:2। लेकिन 3:2 के आगे हमें क्या लगाना है, माइनस लगाना है। तो 3:2 के आगे माइनस लगने के बाद एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा, यानी हम कहेंगे -3 और 2। ठीक है, -3:2 और रेशियो में माइनस आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। ठीक है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया, मैंने आपको कहा है कि एक x एक्सिस नाम का है एक लाइन, x एक्सिस क्या कर रहा है, x एक्सिस हमारे दो जो है जोड़ों को 1,2 और 3,4 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 3,4 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो बताओ किस रेशियो में करेगा, और इंटरनली करेगा कि एक्सटर्नली। 1:3 में करेगा, ठीक है, या 3:1 में करेगा, या फिर आपसे आपका एग्जामिनर पूछेगा सिंपल कि बताओ 2:4 में करेगा। ठीक है, 2:4 का मतलब कितना हो गया, 1:2 में, या फिर आपसे पूछेगा 2:1 में। सिर्फ आपसे इतना पूछेगा, बाकी चीजें गई भाड़ में, साइड में गई। बस आपसे पूछेगा रेशियो बताओ। बोलोगे x एक्सिस डिवाइड कर रहा है ना, तो x के लिए दोनों के x को काट दो, बच क्या गया y का रेशियो कितना है, 2:4, यानी 1:2। आगे क्या लगा देना होता है, माइनस। यहां पर 1:, देखो कौन सा है, थर्ड है। माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन ये बताता है कि ये जो डिवीजन हुआ था वो क्या हुआ था, एक्सटर्नल हुआ था, बाहर से काटा गया था ना कि अंदर से। ठीक है, समझ में आ गया बात। x एक्सिस कैसे काटेगा, तो एक्सटर्नली काटेगा। उसी तरीके से यहां पर जैसे मानो एक और बोला गया कि y एक्सिस नाम का एक लाइन है, और y एक्सिस कैसे काटता है, तो -116, 232, ठीक है, -116, 232 वाले लाइन को, और दूसरी लाइन है 117, 234 को मान लो यहां पर y एक्सिस को काटेगा। भैया किस रेशियो में काटेगा, तो आप बोलोगे सर y एक्सिस काट रहा है तो y और y को छोड़ दीजिए, बचा क्या, तो -116, -117। ठीक है, याद रखना इसके पहले माइनस लगाना होता है, याद रखना इसके पहले माइनस लगाना होता है। तो माइनस, ये माइनस से माइनस खत्म, 116, 117 किसी से कटेंगे नहीं, तो यही रेशियो होगा माइनस के साथ, और इसको क्या बोलेंगे कि ये एक्सटर्नली इसको क्या किया है, काटा है। 116, 117 के रेशियो में काटा है। ठीक है, समझ में आ गया भाई। 116, 117 y बोला गया था तो दोनों के y को काट देंगे, x वाला आंसर होगा। जान के मैंने ऐसा रेशियो दिया है ताकि बहुत बच्चे गलत आंसर दे दें, गलत नहीं करना है। ठीक है, 116, 117 एक्सटर्नल हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ते हैं स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन बहुत शानदार बात है, स्लोप ऑफ लाइन। फिर स्लोप ऑफ लाइन के बाद जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन थोड़ा सा जो है अपन नेक्स्ट क्लास से शुरू करते हैं ताकि और समझ में आएगा ज्यादा। तो अभी जितना आज पढ़ाया है उसको क्या करना है, रिवाइज कर लेना है, ताकि अगली क्लास का पूरा जितना मैं पढ़ाऊं वो आपको क्या हो, तो समझ में आए। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन में बहुत ऐसे टॉपिक्स है जो हमें जानने हैं। स्लोप, इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, एक एक चीज को लेकर शीट भी आपको अपलोड कर दी जाएगी, उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो जितनी बातें पढ़ाई हैं उसको जरूर रिवाइज करें, मन लगाकर पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।